हाँ चलो ठीक है, वीबीटी स्टार्ट करें। देखो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर तक देख लिया था, ठीक है। हम वो फिजिक्स वाला ग्लव भी लाएंगे, अब उल्टे हाथ में ग्लव्स पहने रहा करेंगे और हाथ से मिटाते जाएंगे। हाँ अलग सर। हाँ देखो स्ट्रक्चर अपने लगभग सारे हो गए थे। SO3 का स्ट्रक्चर बताओ एक जन जल्दी, कोई भी बना के। SO3 जल्दी बनाओ, SO3 स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, क्विक रिवीजन के लिए। जब भी स्ट्रक्चर बनाने बोला जाता है ज़्यादा स्टेबल वाला स्ट्रक्चर बनाना है। नहीं गलत है। जल्दी बनाओ। अरे ऑक्टेट एक्सटेंड करो। देखो VSU करेंगे, वैलेंस शेल इसमें कितने, 6 4 जा 24, शेड कितने होंगे 3। उसके बाद देखो 3 शेड मतलब शेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, बचे कितने 18 इलेक्ट्रॉन। हर ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 18 बढ़ जाएंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्यों दी, क्योंकि अपन को ऑक्टेट पूरा करना था। क्या सल्फर की भी वैलेंसी 6 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 6 है। SO3 किया तो 6 4 जा 24 हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 24 में से 6 माइनस किया, 18 बचे। अब देखो सल्फर के पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब अपन ने स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ गलत बनाया है। यहाँ से 2 ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन काट के यहाँ डाल देंगे, एक डबल बॉन्ड हो गई। अब सारे ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन ये बना कम स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों, इसका ऑक्टेट बस पूरा हुआ है, सल्फर ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 12 नहीं, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है सल्फर की, 6। कोवैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड्स, सिग्मा नहीं केवल बॉन्ड्स। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस बॉन्ड। अभी इसके पास कितने लोन पेयर हैं, एक भी नहीं। बॉन्ड कितनी है, 1 2 3 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 6, मतलब 2 बॉन्ड और आ सकती हैं, या तो एक लोन पेयर और आ सकता है। लोन पेयर कहीं से ला नहीं सकते, बॉन्ड ला सकते। बॉन्ड कैसे लाएंगे, यहाँ की 2 हटा के यहाँ रख देंगे, यहाँ की भी 2 हटा के यहाँ रख देंगे, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा अपना फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया कैसे, स्ट्रक्चर अपन ने बनाया ऑक्टेट कंप्लीट करके। जिसको ऑक्टेट एक्सटेंड करता है उसको ऑक्टेट अपन ने एक्सटेंड कर दिया तो स्ट्रक्चर बन गया। तो यूनिट और स्ट्रक्चर का अपन ने जितना भी पढ़ा, वैलेंसी देखनी पड़ती है और ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, तो अपनी यूनिट और स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इसमें पता नहीं चला कि बॉन्ड बनी कैसे है। मतलब ये पता है कि जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी, लेकिन ये नहीं पता कि बॉन्ड बनेगी कैसे, है ना, समझ में आया। बॉन्ड बनेगी ये पता है, कितनी बॉन्ड बनेगी ये भी पता है, लेकिन कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, अपन को नहीं पता। तो ये चीज़ लूज डॉट स्ट्रक्चर में अपन को बताई नहीं गई थी। इसके बाद कौन सी थ्योरी आई, यार ये लूज डॉट स्ट्रक्चर की एक कमी देख लो। बाकी जब थ्योरी में क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखवाएंगे तो उसमें ज़्यादा यानी जितनी कमी हो सकती है सारी बता देंगे, है ना। यानी आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है वो जब क्वेश्चन कराएंगे तभी बता देंगे। अभी अपन मेन प्लॉट में चलते हैं। तो मेन प्लॉट में लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट करने से बन गया। अपन को नहीं पता बॉन्ड कैसे बनाई गई, फिर ये भी नहीं पता कि इसका शेप क्या होगा, यानी अपन ने ऐसा एक रफ शेप बना लिया। हो सकता है कोई ऐसा शेप बनाए, है ना, हो सकता है कोई ऐसा शेप बनाए, कोई कैसा भी शेप बना सकता है। मतलब लूज डॉट स्ट्रक्चर से अपन को शेप के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो लूज डॉट स्ट्रक्चर की सबसे पहले 2 कमी ये देख लो, एक अपन को शेप के बारे में नहीं पता चला, एक अपन को बॉन्ड के बारे में नहीं पता चला।
शेप के बारे में। फिर इसके बाद एक थ्योरी आई VSEPR। VSEPR में क्या हुआ, अपन को शेप के बारे में बताया गया। मतलब कि दीदी हमको छींक आ जाएगी। देखो VSEPR में अपन को शेप के बारे में बताया गया। इसमें क्या हुआ, जैसे ये स्ट्रक्चर है, बोला कि ये स्ट्रक्चर अपने मोस्ट स्टेबल शेप में रहेगा। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, हर एक स्ट्रक्चर का मोस्ट स्टेबल शेप क्या होता है, ये किस में बताया गया अपन को, VSEPR में। तो सबसे पहले आई लुईस डॉट थ्योरी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह में अपन को बताया गया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो पहले अपन ने पढ़ा था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अपन को बताया कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर अपन ने कैसे बनाया, ऑक्टेट मैक्सिमम कोवेलेंसी है ना, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके। इसमें क्या नहीं पता चला, इसमें पता नहीं चला कि बॉन्ड कैसे बनती है और शेप क्या होता है। फिर इसके बाद एक थ्योरी आई VSEPR। इसमें अपन को बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना लेते हैं उसका शेप क्या होता है। तो ये शेप वाली थ्योरी अपन पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद एक और थ्योरी आई। देखो इसमें क्या बताएगा, शेप कैसा है, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल तुम बनाओगे हर एक का जो भी शेप हो सकता है वो VSEPR में बताया जाएगा। ये वाली थ्योरी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, यानी VBT के बाद। फिर इसके बाद एक और थ्योरी आई। VSEPR जब कंप्लीट हो गई थी, फिर एक और थ्योरी आई थी, कौन सी, VBT। VBT में क्या बताया गया कि जो भी बॉन्डिंग होती है वो एक्चुअल में होती कैसे। VBT मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब जो भी इनकी बॉन्ड बनती है वो बन कैसे रही है। तो इसके पहले यानी अपन VBT से स्टार्ट करते कि इसकी जो भी बॉन्ड बन रही है बन कैसे रही है। फिर जब अपना ये कंप्लीट हो जाएगा कि बॉन्ड बन कैसे रही है, उसके बाद अपन देख लेंगे कि इसका शेप क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन आज अभी VBT स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो एक बात बताओ, जब हमने वो वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, ग्राफ जब बनवाया था, उस दिन अमन आया था ना, जब हमने बोला था कि मैक्सिमम दूरी पे है, फिर पास आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, जहाँ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वहाँ बॉन्ड बन गई। ठीक है, शायद तुमको याद है? अच्छा शाश्वत नहीं आया था शायद। हाँ शाश्वत नहीं था। चलो ठीक है, देख लो VBT में क्या है, पर लिखते हैं। इसमें बताया गया बॉन्ड कैसे बनती है, एक ग्राफ बनाया गया है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। फिर देखो इसमें क्या चीज़ बताई गई थी, यहाँ पे ले लो एनर्जी, इस वाली एक्सिस में अपन ने ले ली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको डिनोट करते अपन U से, ये U है, V नहीं है। U, और इसमें ले ली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, इस एक्सिस में अपन ने ले ली पोटेंशियल एनर्जी, इस एक्सिस में अपन ने ले ली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कह देंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यानी एक हाइड्रोजन एटम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कह देंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस बहुत कम हो गई। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये रेस्ट में कहाँ रहेगा, यानी अगर इसको छोड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे ऊपर से छोड़ा, हाथ में गिरा, अब ये हिल नहीं रहा, मतलब अब ये अपने स्टेबल स्टेट में आ गया है। ऊपर से गिराया तो यहाँ अनस्टेबल है, अगर यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, यहाँ छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ने पकड़ा और छोड़ा तो यहीं पे रहेगा। मतलब ये रहना कहाँ चाहता है, हाथ में। मतलब इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट अभी इसके हाथ में है, मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी फोर्स के हिसाब से। तो जब ये हाथ में है तब ये यहीं पे रहेगा, मतलब इधर पे स्टेबल है। अब अगर अपन इसको दूसरी जगह खींचते हैं तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये यहाँ पे रहना चाहता है, अपन इसको खींच के दूसरी जगह ला रहे हैं तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, इसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब अपन अपनी ताकत लगाना बंद कर देंगे, अब देखो अपन ने क्या लगाई, ऊपर की तरफ ताकत लगाई हाथ से पकड़ के, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा। अब ऊपर की तरफ फोर्स लगा, इसको रहना कहाँ था, यहाँ पे गया ऊपर, मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्टोर हो गया जिसको अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई तो जैसे ही अपन फोर्स लगाना बंद करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी तो ये वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुई तो वापस नीचे चला गया।
कहाँ रहा, वापस कहाँ आया ये, जीरो पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इधर पे इसका जीरो पोटेंशियल, ऊपर किया कुछ ना कुछ स्टोर हो गया, छोड़ा वापस नीचे आ गया। मतलब जब फोर्स लगाना कम कर देते हैं तो पोटेंशियल वापस कम हो जाते हैं। अब देखो क्या हो, अगर आना था इसको नीचे, ठीक है, मान लो इधर नीचे आना है, इधर नीचे और जगह है, अपन इसको और नीचे कर दिया, अब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लो, अगर मान लो हम ऊपर खड़े हैं, एक सीलिंग की कॉर्नर में खड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे हम गिर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीन में खड़े तो यहाँ से गिर नहीं सकते। मतलब हमको नीचे वाली जगह ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो किसी को भी जो भी ज़्यादा स्टेबल स्टेट रहता है ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, नीचे ही तो इसको जाना है ना। अब यहाँ करते हैं तो इसको नीचे जाना रहता है, मतलब जाना इसको नीचे है। इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, अब अपन इसको और धंसा के और नीचे कर दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अब इधर ज़ीरो थी, इधर ये इसको जाना है और नीचे कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। तो इधर ज़ीरो, इधर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव क्योंकि इसको ऊपर जाना नहीं है, और नीचे करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। इतना समझ में आया। तो इस एक्सिस में अपन ने प्लॉट कर दी पोटेंशियल एनर्जी, इस एक्सिस में प्लॉट कर दी दो एटम की डिस्टेंस। अब देखो सबसे पहले दो एटम को अपन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, है ना। एक ले लो कि बहुत दूर दूर दो एटम रखे हैं, एक H एटम एक और H एटम, ये रखे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, इधर पे भी एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। किधर रखे, बहुत दूर दूर रखे हैं। अब जब एटम बहुत दूर दूर रखे हैं तो एक एटम दूसरे एटम को अफेक्ट कर रहा, क्या नहीं कर रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल रहेगा ज़ीरो। मतलब जब ये बहुत दूर दूर रखे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन ये है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं ज़ीरो पोटेंशियल, ठीक है। इधर पे अपन ने ज़ीरो पोटेंशियल बना दी, यहाँ से अपन खींचेंगे लाइन। अब ये नहीं ज़रूरी नहीं ओरिजिन पे रहे। तो देखो ज़ीरो पोटेंशियल बनाया, एक लाइन खींच दी, इस पूरी लाइन के अलोंग वाई एक्सिस तो ज़ीरो कहलाई, है ना। ऐसे बना यानी पूरी लाइन के अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो, ये समझ में आया क्यों है। तो देखो इधर पे पोटेंशियल ज़ीरो है, इधर होगा कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे होगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब इसका पोटेंशियल ज़ीरो है क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अभी ना ये इसके पास जाना चाहता है ना ये इससे दूर जाना चाहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एटम इतनी दूर है कि इनको पता ही नहीं है कि कोई एटम है भी, ठीक है। तो मतलब ना ये इसके पास जाना चाहता है ना दूर जाना चाहता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो। अब ये खड़े हैं यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, यानी अभी ग्राफ जो प्लॉट किया अपन ने यहाँ पे, इसको ले लो इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो मतलब जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो, ये समझ में आया। इनफाइनाइट डिस्टेंस, इस एक्सेस में अपन ने डिस्टेंस ली, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्योंकि उस एक्सेस में अपन ने एनर्जी ली थी, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब जैसे जैसे ये पास आएंगे तो बताओ, एक एटम इधर बनाते हैं, इसमें रहता है एक पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसा रहता है। दूसरा एटम भी ऐसा होगा, यहाँ बना लिया पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब बताओ दो चुंबक रहते हैं, दो चुंबक पास आना चाहते हैं, ठीक है, पास आएंगी तो स्टेबल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास आना चाहेगा क्या, इसके पास आना चाहेगा। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास आना चाहेगा, ठीक है। तो अपन कहते हैं जब ये पास आना चाहता है तो इनफाइनाइट पास आ सकता है, बिल्कुल ऐसा हो जाए। क्या कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल पास आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर जाना चाहेगा और ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से दूर जाना चाहेगा, तो यानी बिल्कुल पास भी नहीं आ सकता। पास आना चाहता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास आना चाहता है, लेकिन जब ज़्यादा पास आते हैं तो भी नहीं आ सकते क्योंकि फिर ये भी तो ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो ये पास आ गए तो अब ये करेंगे रिपेल, तो ये दोनों कर रहे हैं अट्रैक्ट, ठीक है, ये कर रहे हैं अट्रैक्ट, लेकिन ये दोनों कर रहे हैं रिपेल। तो अट्रैक्ट और रिपेल, अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी और कोई चीज़ रिपेल करेगी, एक टाइम बाद आके रुक जाएगी। कब रोकेगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा बराबर, ठीक है। मतलब अब फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना हो गया है कि अगर थोड़ी सा बढ़ा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी और थोड़ी सा अट्रैक्ट हुआ तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी, यानी अब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अब वही हो गई उसकी स्टेबल जगह। एक स्टेबल जगह बना लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव
ठीक है, ये अपन ने बना ली स्टेबल जगह जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। ठीक है, रिपेल रिपेल और ये दोनों कर रहे हैं ऐसे आपस में अट्रैक्ट। तो अब ना इससे पास जा सकता है ना इससे दूर जा सकता है। अब ये बन जाएगा एक स्टेबल स्टेट। जब ये स्टेबल स्टेट बन जाता है, इसी स्टेट को यानी जब एक मान लो इधर पे आ गए, अब इधर से ना दूर जा रहा है ना पास जा रहा है, तो इसको अपन कह देते हैं बॉन्ड बन गई है। तो बॉन्ड इमेजिनरी चीज़ है, ये तो अपन को मालूम है कि असली में तो ऐसी कोई डंडी बनती नहीं है, इमेजिनरी चीज़ है, उसको अपन कह देते हैं बॉन्ड। जब वो एक स्टेट में आ गया, अब ना इधर से दूर जा रहा है ना इसके पास आ रहा है। ये किसने बताया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने और चीज़ें बताई हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले देखो ये वाली चीज़ क्लियर है, बिल्कुल दूर में पता ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो। अब बताओ दूर से पास आ रहा है कि नहीं, यानी अगर पास आ रहा है, हमने बताया पास आना चाहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब पास तो आना चाहते, पास आने में इनका फ़ायदा है, ये चीज़ अपन को पता है। कोई भी एटम बॉन्ड भी बनाना चाहते हैं, बॉन्ड बनाने में उसका फ़ायदा है, अपन को पता है अच्छे से। अगर ये एटम पास आना चाहते हैं तो इसमें बताओ, अभी क्या बोला था, ये वाला कॉन्सेप्ट जब बताया था, ये ऊपर से नीचे जाना चाहता है, ऊपर नहीं जाना चाहता और नीचे जाना चाहता है। इधर इसकी एनर्जी ज़ीरो है और अपन को पता है किधर जाना चाहता है, नीचे। अब और नीचे भेज देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। इसमें देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी ज़ीरो, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में तो पोटेंशियल एनर्जी है ज़ीरो। अब बताओ ये पास आना चाहते हैं कि नहीं? आना चाहते हैं। तो जब ये पास आएंगे तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, इतना क्लियर है। तो जैसे ये पास आ रहे हैं, अब देखो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पे हो गई ज़ीरो डिस्टेंस। अब जैसे जैसे पास आ रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई कम। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है, एक छोटे छोटे दो एटम है, अपन को दिख भी नहीं रहे, अगर एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है तो भी उनके लिए इनफाइनाइट ही हो गया ना, है ना। यानी अपने लिए नहीं हुआ कि अपन को तो दोनों दिख रहे हैं छोड़, लेकिन वो इतने से एटम जो आँख से नहीं दिखते उसके लिए तो वो भी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, चींटी के लिए भी नहीं, चींटी को भी दिखता है। अरे एटम क्या, एटम माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी कम रहते हैं, नैनोस्कोपिक लेवल से भी कम रहते हैं। तो देखो अब देखो पास आए तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कम। पोटेंशियल एनर्जी कम होने को अपन ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है और एनर्जी नेगेटिव बन रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रही मतलब एनर्जी कम हो रही है, इसी को अपन कहते हैं एनर्जी रिलीज होना, है ना। पास आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कम क्यों होगी? जब पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी, इधर से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुई तो एनर्जी कम होने लगी, कम होने लगी। अपन जब भी कहते हैं कि जब भी बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्यों होती है अब समझ में आया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं मतलब पास आना चाहते हैं, पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, स्टेबल स्टेट पे जाएंगे। तो पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबल स्टेट पे जाते हैं। फिर देखो और पास आए, जैसे जैसे पास हो रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन एक स्टेट, अब ये वाला स्टेट आ गया इधर पे, मान लो ये वाला स्टेट आ गया। अब इस स्टेट से अगर और पास गए तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला स्टेट स्टेबल नहीं है। मान लो हमने ऐसे बिल्कुल दबा के छोड़ दिया तो ये तो ऐसे खिंच के दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये इसको कर रहा है रिपेल। अगर अपन ने बहुत ताकत लगा के दबा के छोड़ दिया तो दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन प्रेशर लगा के छोड़ेंगे और कोई चीज़ दूर हो रही है मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। देखो ये था, यहाँ रहना चाहता है, अपन ने ताकत लगा के ऊपर लाया, छोड़ेंगे तो वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। ये दोनों भी जो अलग अलग हैं, अगर ताकत लगा के अपन इसको पास ले आएंगे तो दूर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एक स्टेट आ गया जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला स्टेट है। इस स्टेट का क्या मतलब है? मतलब अब ये हो गया मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब ना इससे दूर जाना चाहता है ना इसके पास जाना चाहता है। अगर इससे दूर गया, देखो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी यहाँ पे सबसे कम एनर्जी, अगर इससे दूर गया तो एनर्जी बढ़ेगी, बोलो हाँ। यहाँ से देखो दूर, ये दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, तो मतलब अगर यहाँ से दूर गया तो एनर्जी बढ़ेगी, ये चीज़ हो गई सही। अब इससे पास आया तो भी अनस्टेबल में जाएगा, तो पास आया तो भी एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ से पास आएगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ठीक है, थोड़ा पास देखो
जब भी अनस्टेबल स्टेट पे जाता है उससे एनर्जी बढ़ती है। ये पास आना चाहता है क्या? नहीं आना चाहता है ना, पास नहीं आना चाहता है ना इससे। तो अगर कोई चीज़ नहीं होना चाहती और वो चीज़ अपन ज़बरदस्ती कराते, हाँ बढ़ सकती है। देखो जब इसको, अभी इसमें लिस्ट एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी, पास लाएंगे तो जीरो एनर्जी हो जाएगी, और ज़्यादा पास लाएंगे तो फिर और ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, जीरो से भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ देखो सिंपल, ये दूर दूर है इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एटम अपन ने यहाँ पकड़ा है, छोड़ देंगे तो यहीं पर रहेगा, इसको पकड़े छोड़ देंगे यहीं पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल अपन पास ले आए और ऐसे करके छोड़ेंगे तो दूर चला जाएगा। लेकिन एक वहां तक जाएगा जितने पे स्टेबल रहे, जितने में ट्रैक करे और रिपेयर करे उतने ही बस जाएगा। हाँ ना, तो यहीं तक जाएगा। तो जब इसको यहाँ तक लाके छोड़ेंगे भी तो यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन स्टेबल है, जीरो में स्टेबल नहीं है, देखो स्टेबल इधर पे है, जीरो में फिर भी एक ऐसे फेज में है कि इससे ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये जो अलग अलग हाइड्रोजन है, अलग अलग हाइड्रोजन भी स्टेबल छोड़ेंगे तो भी उतना दूर बच जा पाएगा जितने वो अट्रैक्ट कर सके। हाँ नहीं जा पाएगा तो वही ना, उतना दूर बच जाएगा मतलब यहीं तक आएगा, अरे देखो ये ऊपर पास जा रहा है, दूर नहीं जा रहा है, ये यहाँ पास लाके छोड़ा नहीं है। देखो यहाँ पे ये स्टेट ये है और ये वाला स्टेट ये है, समझ गए? तो यहाँ से नीचे आएगा इस स्टेट पे, यानी ये वाले स्टेट पे। तो समझ गए ये वाला कौन सा स्टेट, इसको अपन ऐसे, ये बहुत पास है यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। ये इतना दूर है कि एक दूसरे को पता भी नहीं है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, मतलब स्टेबल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अपन को बहुत अच्छे से मालूम है कि हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कम स्टेबल रहता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम अगर अलग अलग है तो भी स्टेबल है कि वहीं रहेंगे, लेकिन कोई दूसरा आके उनको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन एटम आके मिल गए, अब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन गई, दोनों साथ साथ रहेंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा, यानी ये हो गया सबसे स्टेबल स्टेट। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी फिर भी जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे हद से ज़्यादा पास आ गए हैं, यानी इनको बिल्कुल इतनी ताकत से करके छोड़ेंगे तो, यानी इतनी ताकत लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, छोड़ेंगे तो एकदम से फिर से गिर जाएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे स्टेबल स्टेट में है, मतलब ये कह सकते कि यहाँ पे बॉन्ड बन गई। ठीक है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गई। यहाँ पे दो हाइड्रोजन दूर दूर है, पास आए, मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ गए, यानी यहाँ पे बॉन्ड बन गई। इससे ज़्यादा स्टेबल कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इससे नीचे गया नहीं ग्राफ। फिर और ज़्यादा पास आएंगे तो एकदम से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाला ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से। बॉन्ड कैसे बनती है समझ में आ गया। ये अपन को ग्राफ किसके अंदर सिखाया गया? वीबीटी के अंदर सिखाया गया। वीबीटी के अंदर अपन ने देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पास आ जाते हैं तो पॉजिटिव रिपेल करने लगते हैं और नेगेटिव रिपेल करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो एक वीबीटी में सबसे पहले ये वाली चीज़ बताई कि बॉन्ड बनती कैसे है। ठीक है, बॉन्ड क्यों बनी समझ में आ गई, क्योंकि अट्रैक्ट करना चाहती, पोटेंशियल एनर्जी होती है कम, इसलिए बॉन्ड बनती है। तो वीबीटी में अपन को सबसे पहले एक चीज़ सिखाई गई, हाँ नोट वीडियो बन रहा, वीडियो देख लेना या फिर नोट आउट करते जाओ, या फिर किताब में तो दिया है। अरे अगर पढ़ लोगे और किताब पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री की नोट्स बनाने की जरूरत है। हाँ अरे वो कल का लिखा है, चलो ठीक है। तो वीबीटी ने सबसे पहली क्या चीज़ बनाई, ये चीज़ बता दी। एक बता शॉर्ट नोट बस बना लो कि वीबीटी के अंदर सबसे पहले अपन ने ग्राफ टाइप की चीज़ पढ़ी है, इतना बस लिख लो जिसमें याद रहे कि सबसे पहले पढ़ा क्या था। बाकी एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, वो ग्राफ देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो एक्सेस में प्लॉट कर लेना कि कौन सी एक्सेस किसको शो कर रही है। एक्स एक्सेस शो कर रही थी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को, वाई एक्सेस शो कर रही थी पोटेंशियल एनर्जी को। ग्राफ टाइप की चीज पढ़ी है
हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही लिख लो बस, बाकी वीडियो भी है सब, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो वीवीटी में ये तो बता दिए बॉन्ड बनती कैसे है, और स्पेसिफाई किया कि अच्छा बॉन्ड बनती है तो यानी कंबाइन क्या होता है, ये तो पता चल गया कि बॉन्ड क्यों बनना चाहती है। अब ये और अच्छे से बताते हैं कि बॉन्ड कैसे बनेगी। मतलब जैसे अपन घर में अपन को रहना है यानी घर बनवाना है, अब घर क्यों बनवाना है, क्योंकि अपन को घर के अंदर रहना है, तो ये तो बता दिया कि घर क्यों बनता है, क्योंकि अपन को घर के अंदर रहना है। लेकिन घर कैसे बनता है, मतलब घर में पहले ईंटा सीमेंट लगानी पड़ेगी, तो वीवीटी में ये वाली चीज़ भी बताई गई है, क्यों बनती है ये भी बता दी, पास आना चाहते हैं अट्रैक्ट होके, कैसे बनती है अब बताएंगे। तो सबसे पहले देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अपन ने क्या पढ़ा कि कितनी बॉन्ड बनती है, ऑक्टेट कंप्लीट होके बॉन्ड कैसे बनानी है। फिर उसके बाद VSEPR आई, VSEPR में बताया कि शेप क्या होता है। उसके बाद आई वीवीटी, वीवीटी में बताया कि बॉन्ड कैसे बनती है, सबसे पहले ग्राफ करके कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। उसके बाद अब बताएंगे कि ऑर्बिटल वगैरह कैसे ओवरलैप करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बताओ, दो एटम अगर अलग अलग हैं, दो एटम में कम एनर्जी रहेगी या फिर बॉन्ड बन जाएंगे उसके बाद कम एनर्जी रहेगी? दो एटम अलग अलग है या फिर दो एटम की बॉन्ड बन गई तो कम एनर्जी किस में रहेगी? अलग। अरे पागलों, जब दो एटम बॉन्ड बना लेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, तो नेगेटिव ज़्यादा कम होगी ना। लेकिन वो स्टेबल तो रहेगी। हाँ क्या, कौन सी स्टेबल रहेगी? हाँ ना, तो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो क्या कह रहे तुम लोग? मैंने बोला दो एटम अलग अलग हैं, उसमें कम एनर्जी रहेगी कि जब बॉन्ड बन, जितनी स्टेबल उतनी कम एनर्जी, जितना स्टेबल उतना कम एनर्जी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना स्टेबल उतना कम एनर्जी। अब भी बताया था, यहाँ पे ये है जीरो एनर्जी पे नीचे जाना चाहता है, ऊपर नहीं जाना चाहता, ऊपर करेंगे तो अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा मतलब इसमें एनर्जी क्या कहते हैं, एनर्जी इसके अंदर आ रही है, नीचे एनर्जी रिलीज हो रही है तो और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे भी समझ सकते हो तुम लोग, जमीन में खड़े हो सबसे ज़्यादा स्टेबल, बेंच में खड़े हो गए थोड़ा सा कम स्टेबल। ठीक है, बेंच को जीरो लेना, ठीक है, बेंच में खड़े हुए तो जीरो एनर्जी, थोड़ा सा कम स्टेबल। बहुत लंबी बिल्डिंग की अगर छत में खड़े हो उसके कॉर्नर पे तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाओगे। तो वैसे ये एक पेन है, इसका है, यहाँ हाथ में रखा है, ऊपर गया एनर्जी क्या इसके अंदर एनर्जी गई, अनस्टेबल हुआ, और ऊपर गया और एनर्जी गई और कम स्टेबल हो गया। नीचे जाना चाहते हैं, नीचे गया तो नेगेटिव एनर्जी हो गई। ठीक है, जीरो अपन ने कहाँ लिया, इस एनर्जी को अपन ने जीरो लिया, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा स्टेबल, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव एनर्जी कम स्टेबल। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। अब बताओ, जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो एनर्जी कितनी थी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो एनर्जी जीरो थी, अब भी बताया था। बहुत ज़्यादा कहाँ पढ़ा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस स्टेबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अनस्टेबल तो नहीं है ना कि छोड़ रहे तो दूर चले जा रहे। तो यहाँ पे एनर्जी थी जीरो, पास आए तो एनर्जी हो गई कम, और पास आए तो एनर्जी हो गई पॉजिटिव में। ठीक है, यानी पहले जीरो गई फिर उसके बाद पॉजिटिव चली गई। तो अब बताओ, दो एटम बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, उस पर कम एनर्जी होगी कि बॉन्ड बनने के बाद कम एनर्जी होगी? बॉन्ड बनने के बाद कम एनर्जी होगी। शाश्वत समझ में आया? दो एटम बिल्कुल अलग अलग हैं तो जीरो एनर्जी, बॉन्ड बन गई तो नेगेटिव एनर्जी, मतलब बॉन्ड बनने के बाद कम एनर्जी हो जाएगी। अब से भी ज्यादा पास ले आए तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगी कि पॉजिटिव में जाएगी। अनस्टेबल हुआ मतलब पॉजिटिव एनर्जी। देखो अनस्टेबल हुआ मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी, जितना कम स्टेबल उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना ज़्यादा स्टेबल। अब देखो स्टेबिलिटी नीचे लिखा है, ओमेगा देखो स्टेबिलिटी नीचे लिखा है। अब अगर जितना कम स्टेबल हुआ उतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, जितना ज़्यादा स्टेबल मतलब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाती है, ये पता है अपन को। डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम होएगी मतलब ये सामने ई की भी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी, और जितना कम स्टेबल, मान लो इसकी वैल्यू हो गई बहुत कम, मान लो 1 से भी कम हो गई 0.5। ठीक है 0.5 हुई,
ऊपर 1 है, इसको जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको अपन ने सॉल्व किया तो ऊपर 2 आ जाएगा। प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर अपन ने कम कर दिया तो एनर्जी हो गई ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी कम की तो एनर्जी हो गई ज़्यादा। अब स्टेबिलिटी अपन बढ़ा दें, 1 अपॉन स्टेबिलिटी कितनी कर दें 100, 1 अपॉन 100 को जब अपन ने सॉल्व किया डिनोमिनेटर 1 लाया तो 0.01 हो गया, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 0.01 हो गया। अब एनर्जी कम हो गई, मतलब जब अपन ने स्टेबिलिटी बढ़ाई तो एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम की तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब बताओ, जब 2 एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब उसमें ज़्यादा एनर्जी है कि जब 2 एटम बॉन्ड बना लेंगे तब उसमें ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा पास, ज़्यादा एनर्जी। जब 2 एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब उसमें ज़्यादा एनर्जी है कि जब बिल्कुल बॉन्ड बना लिए तब ज़्यादा एनर्जी है, दूर है तब ज़्यादा एनर्जी है, पास आ गए तो कम एनर्जी हो गई। अब ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा स्टेबल है कि कम एनर्जी है तो ज़्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी है तो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबल, ठीक है। अब देखो एनर्जी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज़ क्लियर। अब अपन को पता चल गया कि एनर्जी से स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, क्या होता है जिससे एटम स्टेबल, अपना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है एटम से। तो अब कई बार तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। इसका मतलब समझ में आ गया क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हाइड्रोजन की जगह 2 ऑक्सीजन लेते, ऑक्सीजन के साथ भी यही केस बनता, पास आते बॉन्ड बनती, ज़्यादा स्टेबल होते, डबल बॉन्ड में भी रहता है, लेकिन देखो बताएंगे अभी, पास में आता ज़्यादा स्टेबल हो जाता, मतलब ऑक्सीजन को भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद है। तो किसी भी चीज़ को एटॉमिक फॉर्म में ना रह के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें बॉन्ड बनती है, बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। इतना समझ में आ गया सबको, मतलब बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, इतना तो क्लियर है। एक चीज़ बताओ, एक बॉन्ड बनने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी या 2 बॉन्ड बनने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज 2 से, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बनेगी तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, अगली बॉन्ड बनेगी तो और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इसमें कम एनर्जी रिलीज हुई, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया फिर, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। हाँ कहीं नहीं, नहीं नहीं, सेकेंड वाला ही ज़्यादा स्टेबल हुआ, जितना पढ़ाते यार उतना पढ़ो, अभी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब एक बॉन्ड बनती है तो स्टेबिलिटी मिली, दूसरी बॉन्ड बनी तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई। एन में 3 बॉन्ड बन जाती हैं, एन में 2 बॉन्ड और एन में 1 बॉन्ड लेंगे। इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। अब एक चीज़ पढ़ाई थी, इस चीज़ को बार बार बता देते हैं जिसमें कंफ्यूज ना हो। अब बताना जरा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिखते हैं ना इधर पे, बाकी की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला क्वेश्चन लिखना भी है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो अब बताओ जरा, इन तीनों में से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, सही है, ठीक है। ये चीज़ को हमने मार्क कर दिया कि ये सही है कि इन तीनों में से ट्रिपल बॉन्ड वाला स्टेबल स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है। इन तीनों में बताओ सबसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, शाश्वत तुम्हारे हिसाब से इन तीनों में से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हो और 1 बोल रहे हो सिंगल बॉन्ड। अब पहले ट्रिपल बॉन्ड वाले बताओ क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई 3 बॉन्ड बनने से। सिंगल बॉन्ड वाले तुम बताओ क्यों, क्योंकि अगर उस पर अपन एनर्जी देंगे तो फिर वो टूटेगा नहीं, उस पर एनर्जी देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, देखो ये भी एक लॉजिक है। अब देखो सही बता रहे, ये भी एक लॉजिक है, ये लिखोगे नंबर मिलेंगे।
लेकिन देखो और एक और चीज़ देखो, एनर्जी तुम लोग ने होगी किसमें सही ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, इसमें उससे कम होगी, इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, अब देखो क्यों, देख लो क्यों। इन तीनों के हिसाब से सबने सही बोला, इन तीनों में सबने सही बोला, लेकिन इन तीनों में ये चीज़ अप्लाइड क्यों नहीं हुई? जब यहाँ पे अप्लाई हो गई थी तो यहाँ पे क्यों नहीं हुई ट्रिपल बॉन्ड, है ना, यही क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, क्या हुआ, अपन ने बोला, तुम लोग ने कभी ये चीज़ पढ़ी है कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होती है और पाई बॉन्ड कम स्टेबल होती है, ठीक है। तो मतलब सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है पाई बॉन्ड से। तो अब बताओ सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि पाई बॉन्ड में? सिग्मा में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसलिए सिग्मा ज़्यादा स्टेबल, पाई में कम एनर्जी रिलीज होती है इसलिए पाई कम स्टेबल। अब इसमें देखो, इसमें कितनी सिग्मा और कितनी पाई है? एक सिग्मा दो पाई। एक सिग्मा दो पाई, इसमें एक सिग्मा एक और इसमें एक सिग्मा, ठीक है। तो अब बताओ एक सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई और सिग्मा प्लस पाई, केवल एक सिग्मा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसमें एक सिग्मा और दो पाई एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। अब ये चीज़ इसमें वैलिड क्यों नहीं है? एक मिनट खुद दिमाग लगा के सोचो, फिर बताना कि ये वाली चीज़ इसमें वैलिड क्यों नहीं है। नहीं, क्योंकि उसमें फुलफिल है। फुलफिल है तो क्या हुआ? तो उसमें भी है। नहीं, उसमें फुलफिल नहीं है, वो तो ठीक है, इसमें फुलफिल है, लेकिन फुलफिल है तो हुआ क्या ये बताओ? यानी वो जो चीज अपन को दिख रही है, लेकिन इसके कारण हुआ क्या? ये देखो, अगर अपन इस पे हाँ। एनर्जी देंगे थोड़ी सी भी तो इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये अनस्टेबल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन देखो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये अनस्टेबल इसके कारण भी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ। हाँ बताओ। सिग्मा ज्यादा पावरफुल होता है पाई से, हाँ, तो उसमें पावरफुल या फिर स्टेबल भी, ठीक है। 7 सिग्मा है, हाँ। लेकिन इसमें 4 है, ठीक है, ना? इसमें 7 सिग्मा है, इसमें 5 इसमें 5 सिग्मा है और 1 पाई है, हाँ, और इसमें 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा, एक बीच का, 2 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा और 2 पाई है। हाँ, तो ज्यादा स्टेबल वो सिग्मा। हाँ, अब नॉर्मल सी देख रही है, इसमें 7 सिग्मा है, इसलिए ये वाला हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि देखो एनर्जी पहले इसमें एक ने एनर्जी रिलीज करी, एक सिग्मा ने, इसमें एक सिग्मा और एक पाई ने एनर्जी रिलीज करी, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई ने एनर्जी रिलीज करी, तो मतलब ये वाला हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल। इधर पे 7 सिग्मा ने एनर्जी रिलीज करी, किसमें? इसमें 7 सिग्मा कहाँ, इसमें केवल एक सिग्मा, सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड, जब 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगी, 2 पाई होगी, ठीक है। अब इसमें वैलेंसी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के कारण हाइड्रोजन से बनाई सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड बनाई थी, इसमें बनाई सिग्मा बॉन्ड, मतलब 7 सिग्मा के कारण एनर्जी रिलीज हुई, इस पे 5 सिग्मा के कारण एनर्जी रिलीज हुई और इसमें 3 सिग्मा के कारण एनर्जी रिलीज हुई। तो अब इससे अपन को ये क्लियर हो गया कि ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर में से ये वाला हो गया, क्योंकि बॉन्ड क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, मतलब बॉन्ड बनने से एनर्जी होती है रिलीज। अब बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी रिलीज और पाई बॉन्ड से कम एनर्जी रिलीज, मतलब जिसमें जितने ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब एक नॉर्मल से स्टेटमेंट आता है, जब बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है कि डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं बोलते, अगर इसमें भी बोलेंगे ना कि ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, हाइड्रोजन हटा दें, CH6 और C2 डबल बॉन्ड H4 आया है, तो इस पे CH6 में करेंगे। CH6 क्या होता है? C2H6। हाँ, C2H6। हाँ करेंगे। तो देखो, लेकिन देखो इसमें भी नहीं, देखो डायग्राम बनने का मतलब क्या है, इसमें भी अगर इसकी बात करें, केवल एक कार्बन और एक कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन को 2 मिनट के लिए भूल जाए, तो ये 2 कार्बन आपस में कम अच्छे से जुड़े हैं, ये 2 कार्बन आपस में ज़्यादा अच्छे से जुड़े हैं और ये 2 कार्बन आपस में और ज़्यादा अच्छे से जुड़े हैं। तो अगर केवल 2 कार्बन की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, यानी केवल अगर 2 कार्बन की बात कर रहे हैं ना तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अपन अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड है, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर ने ज़्यादा एनर्जी करी है रिलीज, ठीक है। अब ये वाली चीज़ देखो जरा, इस पूरे स्ट्रक्चर ने ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते क्या है?
सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद होगा, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होती उसको कहते हैं सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, और जिसमें डबल बॉन्ड होती हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर ऑब्वियस रीजन। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा स्टेबल हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल है अनसैचुरेटेड से। अब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड से, ज्यादा स्टेबल सिंगल बॉन्ड से। ये चीज समझ में आई? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, इधर पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा स्टेबल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब बताओ सिग्मा बॉन्ड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि पाई बॉन्ड बनने में? सिग्मा बनने में। सिंगल बॉन्ड बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि डबल बॉन्ड बनने में? डबल बनने में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा स्टेबल होते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड बनने में। अब इन पूरे का एक जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दो, ये 6 हैं, इन 6 के 6 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बना दो जरा। ठीक है, इनको अपन नंबर दे देते A, ठीक है, B, C, D, E, F। एक बार जल्दी से स्टेबिलिटी ऑर्डर बस लिख दो। स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं लिख के बताओ एग्जैक्ट कि सबसे स्टेबल कौन सा, फिर उससे कम स्टेबल कौन सा, उससे C B A D E F C इसमें भी B A। सिग्मा सिग्मा सही वाला सही लगा सही सही। हाँ, क्या कह रहे हैं ओम? इसमें भी सिग्मा सिग्मा लगा के अपन हाँ हाँ हाँ, समझ के लिखो ना, अपना दिमाग लगा के। शाश्वत लिखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो सबका। अपनी वर्डिंग ये नहीं बना के अपनी वर्डिंग है। हाँ, कुछ भी लिखो, अरे केवल डी फिर ऐसे ये बना के सी, कुछ भी बना के, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना हो बनाना, नहीं तो कैमरा में तो सही दिख ही रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना इधर से, बाकी तुम लोग अपने शब्दों में लिखो। हमें केवल जितना दिख रहा है उसका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बना दो। पूरे 6 के 6 का इकट्ठा बनाना है। हाँ हाँ, इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। सबसे ज्यादा कौन सा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद किस लिए ये वाला दरवाजा लटका किया? दाएं हाथ वाला। ये देख D E F ठीक, C B A सही। आ गया शाश्वत? क्या है? D E हाँ, फिर हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल डी है सब में, सेकेंड नंबर पे स्टेबल हो गया ई, उसके बाद स्टेबल हो गया एफ। क्यों? क्योंकि इसमें 7 सिग्मा, इसमें 5 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा। फिर इसके बाद हो गया ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद वो वाला। इन 3 में तो क्लियर था, इन 3 में भी क्लियर था। 2 पाई इसमें है, 2 पाई दोनों में है, लेकिन इसमें 3 सिग्मा, उसमें 1 सिग्मा, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो सिग्मा और पाई से अपन क्या बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है। चलो ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जीओसी में आता है, जरा तुम लोग को यहीं पे कराते हैं, शायद अब बन जाएगा।
एक नॉर्मल क्वेश्चन देखो जरा। अपन ने किया सी 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 क्या काम है हमारा? बताओ जरा, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ये वाला। नहीं ये वाला नहीं गिनो, मन में गिनो, कॉपी में बनाओ। अरे बत हाँ क्यों? सिंगल वाला। बताओ बताओ क्यों? उसमें ज़्यादा पाई सिग्मा है। सिग्मा से बस क्या होता है? यही पाई। वाला। कौन सा वाला? ये स्ट्रक्चर ए है स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल। और ये स्ट्रक्चर बी है। शाश्वत कौन सा? ए की भी? 8 दोनों। 8 हाँ हाँ समझो समझो, बिल्कुल अच्छे से करना, सही आना चाहिए। अभी हमको भी नहीं पता, हमें गिनना पड़ेगा। 9 है। 5 6 7 8 9। इक्वल है 9। 8 नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल। कौन सा? इसमें थोड़ा लेकिन पाई ज़्यादा है। बी वाला? हाँ ये वाला ही। वो ज़्यादा स्टेबल है। गिने देखो, इस पे सबसे पहले सिग्मा और पाई निकालो। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आए तुम लोग के? 1 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा बॉन्ड आए। पाई बॉन्ड कितने? गलत गलत, अरे गलत सलत क्या बोल रहे हो? देखो क्या? एक मिनट रुक जाओ। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो पहले। ये हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, रफ स्ट्रक्चर। इसमें जितनी भी वैलेंसी खाली दिख रही हैं सब में हाइड्रोजन भरो। अच्छा अभी जीओसी कराया नहीं ना, इसलिए अभी तुम लोग को ये पता नहीं है। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जितनी भी वैलेंसी खाली दिखती हैं उसमें अपन को हाइड्रोजन भरना पड़ता है। जैसे अपन ये लाइन डायग्राम भी बनाते हैं ना ऐसा, तो इस पर क्या 4 कार्बन बस थोड़ी है, इसमें 4 कार्बन है और जितनी भी वैलेंसी खाली है सब में भरे हैं हाइड्रोजन। अब पहले सब में हाइड्रोजन भरो जब तक। चार 2 3 4 3। अब बताओ इसी क्वेश्चन में कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, जब अपन को ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं लाइन डायग्राम और बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाओ, लोग क्या कर देते हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बोल के आ जाते हैं और आंसर हो जाता है गलत। तो जब भी ऐसा लाइन डायग्राम दें और बोले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाओ, तो ये 1 2 3 तो हुई, लेकिन जितनी हाइड्रोजन की सिग्मा है उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा 3 सिग्मा बॉन्ड तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अब इसमें इस स्ट्रक्चर में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी हुई? ऐसे ही बना 19। क्या इधर देख के चेक कर लो, आंसर निकालो, आंसर चेक करेंगे डायरेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक 2 3 4 शाश्वत तुम्हारी कितनी आई? 15 16 17 18 19 है भैया। कैसे? बस वाले 19 है ना, अच्छे से गिनो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रही 10 11 12 13 14 आ रही है। 1 2 3 4 14 कहाँ से आ रही हैं तुम्हारी बताओ। 1 2 3 4 हाँ। 5 6 7 रुको दिखाओ, साथ में कहना। ओम तुम भी इधर देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर देखो। अरे फर्स्ट वाला बता रहा है क्या? फर्स्ट ही वाले में तो इसकी 15 ही गलत। देखो ये वाला स्ट्रक्चर तुम देखो, 1 2 3 4 स्टेबल नहीं करे, यहाँ लगाया नहीं, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ एक नहीं लगाया। हाँ वाह गई 5 बन गई। बन गई। तुमने क्या किया दिखाओ। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7 8 9 10, ये हो गई 20। तुमने क्या किया दिखाओ। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सिग्मा बॉन्ड गिनो, पाई बॉन्ड गिनो कि कितनी आ रही हैं, और फिर उस हिसाब से बताओ स्टेबल कौन सा है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिर 1 2 3 4 5 5। हाँ अब बताओ, इसमें 20 सिग्मा और 4 पाई, इसमें 21 सिग्मा और 5 पाई। ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? जिसमें ज़्यादा सिग्मा और ज़्यादा पाई। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि 20 सिग्मा उससे हटाओ तो इसमें एक एक्स्ट्रा सिग्मा है, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा, नहीं पता, एक एक्स्ट्रा सिग्मा और एक एक्स्ट्रा पाई। अगर 21 इसमें सिग्मा होते, हाँ, और पाई इस पर 10 हो जाते। हाँ तो पाई वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता। हाँ? पाई वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता। अगर ये सेम रहता तो पाई वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता। अरे यानी 2 पाई मिला के 1 सिग्मा से ज़्यादा ही ताकतवर रहेंगे। पाई और 1 सिग्मा में ज्यादा ताकतवर कौन है? अरे जब 2 ही पाई 1 सिग्मा से ज़्यादा ताकतवर है तो 3 पाई तो आराम से ज़्यादा ताकतवर होगा ही ना। ये 2 पाई रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे सिग्मा से। हाँ, 1 सिग्मा से। 2 मतलब 2 पाई इक्वल टू 1 सिग्मा। मतलब कैसा? ये केवल 2 पाई ज़्यादा स्टेबल। हाँ 0.5 से आ रही है। अभी एनसीईआरटी में लिखा भी है ना एक जगह, तो दिखाएंगे। चलो हाँ, तो ये समझ में आ गया। इसमें एक एक्स्ट्रा सिग्मा है, मतलब उतनी एनर्जी रिलीज करने के बाद एक सिग्मा ने एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करी और एक पाई ने एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करी। इसमें एक एक्स्ट्रा पाई और होते तो दोनों बराबर हो जाते। किसमें? इसमें ये बी वाली स्ट्रक्चर में नहीं, उससे तो ज़्यादा स्टेबल होता ना ये। हां इस पे एक और उसमें अगर एक पाई एक्स्ट्रा होते तो भी ये ज़्यादा स्टेबल होता। 3 एक्स्ट्रा होते तो, अगर 3 पाई एक्स्ट्रा होते तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता। बराबर नहीं पाई की होते। मैं बात कर रहा हूँ, अगर 6 हो जाते पाई तो। हाँ ना, अगर 6 पाई होते तो ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि एक सिग्मा 1 पाई है। अगर 7 पाई हो जाती तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता। नहीं लेकिन देखो ना, अगर केवल 7 पाई होते लेकिन ये कम ना होते। देखो अगर ये 2 बॉन्ड कम होके 1 पाई बन जाता, 1 बॉन्ड कम, यानी ये 2 बॉन्ड कम हुई और 1 पाई बन गया, तो 2 सिग्मा भी तो कम होते हैं। नहीं भैया, अगर सिग्मा कम ही नहीं होते और हाँ, पाई साथ रहते और पाई 7 होते तो ये ज़्यादा स्टेबल होता। ठीक है, लेकिन इक्वल ना हो जाता। इक्वल नहीं होता ना। 2 पाई ज़्यादा ताकतवर होते, 1 सिग्मा से बराबर नहीं होते। 2 पाई 1 सिग्मा से ज़्यादा ताकतवर होते। ठीक है, मिटा दें। अब देखो सिग्मा पाई निकालते बनने लगा, मतलब हाइड्रोकार्बन का भी एक कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया। स्टेबिलिटी समझ में आने लगी किसकी ज़्यादा है। सिग्मा काउंट कर रहे हैं। हाँ, आप कभी भी ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना। हाइड्रोकार्बन कराएंगे तो एक बार और कराएंगे, लेकिन जल्दी से बताओ।
इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड है? इसमें कहाँ? इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा? चार। हाँ, चार। 1 2 3 चार 4 5 6 7 चार वो पाई बॉन्ड नहीं होगी। 7 उससे आगे सात? दो और रहते हैं। चार मतलब 2, अच्छा हाँ 7 8 9 10 11। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 हैं और 1 2 3, मतलब कि 4 तुम लोग ने निकाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 11 कहाँ से आ गई? ये तो पाई बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड है ना, तो मतलब टोटल अपने पास 10 सिग्मा है। वो मैंने तो क्यों है? हाँ ठीक है, तो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आए, लेकिन भैया वहाँ पे एक आखिरी में कार्बन रहेगा तो उस पे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन आ गए ना, क्यों नहीं आएंगे? का 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब देखो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आए, देख के ये मत बोल देना कि 1 2 3 4 4 सिग्मा है, कभी भी ये मत बोलना हाइड्रोजन को गिन लेना, है ना। ज़्यादातर ऐसे ही स्ट्रक्चर देते हैं, इसमें उन लोग ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन तुम खुद बनाओ, नॉर्मल स्ट्रक्चर देंगे तो हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, CH3 CH2 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 CH3 आएंगे हम लोग तो ऐसे। आएंगे आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अभी के पेपर में नहीं आएंगे। अब पता नहीं, अगर हाइड्रोकार्बन ना अगर वो करा रहे हैं GOC तो GOC में दिया है NCERT में। नहीं नहीं, दीदी कह भी रही थी कि लाइन डायग्राम कराया है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा दे झटके से ये बस मत बोल देना कि इसमें है 4 सिग्मा। ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देता है ऐसा पूरा बना के तो कोई भी गिन लेगा कि कितनी सिग्मा कितनी पाई है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर ना दे कि ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं कि अब गिनो और अब बताओ। ठीक है, चलो कहाँ तक पहुँच गए अपन ने देख लिया बॉन्ड कैसे बनती, क्यों बनती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पाई बॉन्ड से थोड़ी कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक सिग्मा और एक पाई बन जाएंगे तो और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड बनेंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एक सिग्मा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक पाई से थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी तो दोनों से रिलीज होती है। मतलब अगर पाई बॉन्ड भी बन रही है तो भी एटम स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रही है तो भी मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। ठीक है, इतने सब क्लियर है। अब देखो जरा सेकेंड चैप्टर में आ जाओ, लिख लो ऐसे डाउट करके कि आगे गलती ना कर दो, लिख लो जैसा लिखना हो लिख लो, 2 मिनट सोच समझ लो अभी तक क्या पढ़ा, एक बार मन में रिवाइज कर लो, फिर आ जाओ सेकेंड चैप्टर में जरा थोड़ी सा। पार्ट 2 नहीं पढ़ा रहा, केवल एक चीज़ बतानी छोटी सी, रिवाइज बस कराना है कि रिकॉल कर लो। लिख लिया? ठीक है, अब देखो सेकेंड चैप्टर में अपन ने एक लास्ट पार्ट में देखा तो ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल तुम तो आए नहीं थे, लेकिन तुमको थोड़ा बहुत पता है ऑर्बिटल क्या होते हैं। ये होता है S ऑर्बिटल, यानी S सब शेल, S सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। P सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। एक ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसा होता है और एक ऑर्बिटल बोर्ड के थोड़ा सा बाहर और बोर्ड के थोड़ा सा अंदर, यानी ऐसा। मतलब ये वाला हिस्सा बोर्ड के बाहर है और ये वाला हिस्सा बोर्ड के अंदर है उस वाले कमरे में। ठीक है, तो मतलब जो p ऑर्बिटल होते हैं, हाँ S और S सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में होते 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डंबल शेप। ठीक है, मतलब p सब शेल का शेप होता है डंबल शेप, सिंगल डंबल। किस पे? D में डबल। ठीक है, एक ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल शेप। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल कैसे अलाइन होते हैं? 90 डिग्री एंगल पे। मतलब एक ऑर्बिटल सीधा है, एक ऑर्बिटल ऐसा रहेगा, मतलब ये x एक्सिस हो गई, सॉरी ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस, और एक ऑर्बिटल रहेगा ऐसा हो जाएगी z एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस के बीच का एंगल देखो, चाहे इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो भी हो जाएगा 90, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90, इन दोनों के बीच का भी 90। तो p सब शेल के 3 ऑर्बिटल 90 डिग्री एंगल में अलाइन रहते हैं, इतना सबको पता है।
एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल रहता है जिसका शेप रहता है स्फेरिकल। अब देखो ऑर्बिटल बस रिकॉल कराना था। एक मॉलिक्यूल देखते हैं अपन। अच्छा, सबसे पहले ऑर्बिटल का ओवरलैप कॉन्सेप्ट सीखो। वीवीटी में एक आया था ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, फिर वो फेल हो गया था हालांकि। लेकिन ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है क्या, अगर अलग से ये लिखा है, देखो अगर आए कि वीवीटी थ्योरी समझाओ तो वीवीटी थ्योरी में थोड़ा सा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट बता भी सकते हो, ना भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी अलग से भी बोल सकते कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या था, तो अपन को हाँ वीवीटी में बताएंगे क्या। अरे इतनी देर से अपन जो भी पूछ रहे हैं, यानी ऐसा थोड़ी आएगा कि वीवीटी इतनी बड़ी थ्योरी है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी वीवीटी एक्सप्लेन करो, यानी बुकई में इतनी बड़ी थ्योरी है तो ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि वीवीटी एक्सप्लेन करो। बॉन्ड कैसे बनते हैं बताते हैं। ये बताएगा कि वीवीटी, हाँ ये पूछा जाएगा कि वीवीटी ने अपन को क्या क्या बताया, तो बता सकते हैं कि वीवीटी ने अपन को बताया कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है, ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं। अभी इसके आगे भी जो चीज़ करा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, वो सब भी वीवीटी के अंदर जा सकता है। तो वीवीटी में बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो बॉन्ड कैसे बनती है। अब देखो देखो इधर मस्ती नहीं। हाँ, अब वो वाली चीज़ जो इसके पहले ग्राफ वाली चीज़ सिखाई थी वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है ना, तो वो चीज़ वैलिड है हर चीज़ के लिए। अब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट आया था, फिर फेल हो गया था। फेल कैसे हुआ था अभी बताएंगे। क्या था ये देख लो, अगर अलग से आता है कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट बताओ तो अपन को बताना पड़ेगा। तो इसमें बताया कि एक एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, तो इसमें कोई फेज नहीं होता, एक ही फेज रहता है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फेज नहीं रहता, तो इसको अपन कहते हैं केवल पॉजिटिव फेज। इसका शेप होता है सिंगल डम्बल, तो इसमें एक फेज होता है पॉजिटिव और एक फेज होता है नेगेटिव। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, कहीं भी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब इसका पॉजिटिव फेज ही रहेगा, इसका एक पॉजिटिव और इसका एक नेगेटिव। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा सबशेल होता है या कौन सा ऑर्बिटल होता है जिसमें फेज डिफरेंस नहीं होता, क्या बोलोगे? एस ऑर्बिटल, और पी में फेज डिफरेंस है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। फिर बताया गया कि बॉन्ड केवल तभी फॉर्म होगी जब ओवरलैपिंग पॉजिटिव होगी। ओवरलैपिंग पॉजिटिव कैसे होगी? जब सेम फेज मिलेंगे। तो हम लोग ने पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस। ठीक है, अगर यहाँ प्लस से प्लस टकरा गया तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस होगा, तो पॉजिटिव ओवरलैप। माइनस से माइनस टकरा गया तो भी पॉजिटिव ओवरलैप, प्लस से प्लस टकराएगा तो भी पॉजिटिव ओवरलैप, लेकिन अगर प्लस से माइनस टकरा गया तो नेगेटिव ओवरलैप। इतनी चीज पता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ये चीज सबको पता है। मतलब कहते हैं, यानी इस थ्योरी में बताया गया था कि बॉन्ड बनाने के लिए जो भी ओवरलैप होता है वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो देखो ओवरलैप होते हैं तीन तरीके के, एक कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैप, एक नेगेटिव, और एक कहेंगे जीरो। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैप कैसे हो सकता है? जब पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएं। अब इसमें बता पॉजिटिव ओवरलैप कैसे कैसे हो सकता है। पॉजिटिव से पॉजिटिव देखो एक पॉजिटिव मान लो S, अगर इससे एक और S टकरा जाए तो पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, इससे एक P टकराए पॉजिटिव से, मतलब एक ऐसा डस्टर लेके मिटाते भी जाएंगे, एक ऐसा P टकराएगा पॉजिटिव से इस साइड से, तो पॉजिटिव ओवरलैप। और P पॉजिटिव, अगर यहाँ से एक P टकरा गया तो भी पॉजिटिव ओवरलैप। अब बताओ अगर ये नेगेटिव से टकराया तो नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर नेगेटिव टकरा जाए तो नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप में क्या होता है? बॉन्डिंग नहीं बनती। पॉजिटिव ओवरलैप में बॉन्डिंग बन जाती है। इतना क्लियर है? अब बताओ शाश्वत उदम नहीं,
इधर देखो किसले, अगर यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे टकराएं तो कौन सा ओवरलैप होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव कौन सा ओवरलैप होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 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 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ, अगर ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो, अब कौन सा ओवरलैप होगा? पॉजिटिव ओवरलैप में पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें है ही प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये दोनों ये ऑर्बिटल के दो लूप हैं, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नहीं, तुम तो बोल रहे कि ये जो अकेला एक बॉन्ड होता है ना, अकेला एक ऑर्बिटल होता है, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो मतलब नहीं हाँ मतलब हर पी ऑर्बिटल ऐसे में नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दो जब आपस में टकराते हैं वहां से देखते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिव ओवरलैप होगा इधर पे, तो पॉजिटिव ओवरलैप। पहले वाला क्या दिए थे वो बताओ। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप अपन को समझ में आ गया, मतलब अपन को ये वाला समझ में आ गया और ये वाला समझ में आ गया। एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो पॉजिटिव ओवरलैप कब होता है? अरे किसले इधर देखो, किधर ध्यान है। पॉजिटिव ओवरलैप कब होता है? जब सेम फेज आपस में टकराते हैं। जैसे माइनस से अगर माइनस टकराया तो सेम फेज कहलाए माइनस माइनस, तो भी पॉजिटिव ओवरलैप। प्लस से प्लस टकराया सेम फेज, तो भी पॉजिटिव ओवरलैप। मतलब पॉजिटिव ओवरलैप कब होता है? जब सेम फेज आपस में टकराते हैं। नेगेटिव ओवरलैप कब होता है? जब अपोजिट फेज आपस में टकराते हैं। अपोजिट फेज यानी एक प्लस एक माइनस से टकराता है तो हो जाता है नेगेटिव ओवरलैप, ठीक है। अब बताओ जीरो ओवरलैप क्या होता है? जीरो ओवरलैप तब होता है जब फेज की बात ही नहीं, हाँ फेज टकराते ही नहीं। क्या होता है? जैसे एक पी ऑर्बिटल है जेड एक्सिस में, ठीक है, इसको बुक में जेड एक्सिस लिखते, खड़ी एक्सिस को बुक में जेड लिखा है। एक पी ऑर्बिटल है वाई एक्सिस में, तो एक वाई में है एक जेड में, ऐसा बुक में बनाया है कि ये वाली एक्सिस वाई है और ये वाली जेड है। तो अब ये अगर आपस में टकराएंगे तो इनकी नोड से नोड मिलेगी। अगर नोड से नोड मिलेगी तो फेज आपस में टकराएंगे नहीं। तो जब फेज आपस में टकराते ही नहीं है, आपस में नोड टकरा जाती है, तो उसको अपन कहते हैं जीरो ओवरलैप, ठीक है। मतलब जब फेज आपस में नहीं टकराते हैं। जीरो ओवरलैप दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इधर देखो पॉजिटिव कैसे हो सकता है पता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है पता है। जीरो ओवरलैप कब होता है? जब ओरिएंटेशन के कारण फेज आपस में नहीं टकराते हैं। अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा टेढ़ा है, तो जब पास में आएंगे तो नोड से नोड टकराएंगी, फेज से फेज नहीं टकराएंगे। अगर फेज से फेज नहीं टकरा रहे मतलब जीरो ओवरलैप। इधर एक पी ऑर्बिटल है, अगर ये एस ऑर्बिटल ऊपर से ना आके किनारे से आ गया तो भी जीरो ओवरलैप कहते हैं। तो पॉजिटिव ओवरलैप में बॉन्ड बनती है, नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनती और जीरो ओवरलैप में भी बॉन्ड नहीं बनती। पॉजिटिव कब बनता है? जब सेम फेज टकराते हैं। नेगेटिव बनते हैं जब अपोजिट फेज टकराते हैं। जीरो बनते हैं जब फेज नहीं टकराते हैं अलग ओरिएंटेशन के कारण, ठीक है। बॉन्ड किस में बनती है? मिडिल में कुछ नहीं रहता, मिडिल में होती है नोड, वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं आता। तो एस में कोई मिडिल नहीं है। तो पॉजिटिव ओवरलैप में बॉन्डिंग होती है, बाकी दोनों में बॉन्डिंग नहीं होती। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक चीज बताओ, एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल मान लो सीधा खड़ा है कि ये ऑर्बिटल सीधा खड़ा है। मतलब कैसे कहेंगे कि ये ऑर्बिटल ये ऐसा वाला सीधा है कि ऐसा वाला सीधा है? खड़े वाले को सीधा बोल देंगे अपन, ये ऑर्बिटल सीधा है। अब बताओ धरती कैसी सीधी है? धरती भी अपनी ऐसी सीधी है ना, यानी जब अपन को भारत देखे ऐसा ऐसा भारत देखे तब धरती सीधी है। अगर धरती को अपन ऐसे टेढ़ा लेटा देंगे तो धरती टेढ़ी हो जाएगी। अब बताओ
अरे कैसे लिखने में नहीं, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, नहीं तो फिर बढ़ जाए। अरे तो वीडियो तो है, स्क्रीनशॉट आगे आगे करके। नहीं तुम गेम खेलते हो, पापा ने बोला था कि उसको बोलना गेम खेलता हूँ पता मैं। कि वो तेरे पास तो मोबाइल नहीं, तेरे को कैसे पता? घर में जाके रिवीजन किया करना। मेरी मम्मी बोल रही थी पीटीएम प्रोटैक गेम खेलता रहता है। हाँ। बद्री मम्मी क्या बोल रही थी बताओ मैं? लॉग ला के रखा है इंस्टा। कहाँ लगा लो? चलो 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 अभी चलो, अभी इधर देखो, देख पूरा खुला है। अभी इधर देखो, अभी इधर देखो। अर्थ की एक्सिस कैसी होती है? ऐसी सीधी। अर्थ एक्सिस के अलोंग घूमती है, मतलब ऐसे घूमती है, टेढ़ी या सीधी रहती तो ऐसी है ना, ऐसी तो नहीं रहती, मतलब एक्सिस के अलोंग अर्थ घूमती है। ठीक है, इसमें ये सीधा खड़ा है तो यहाँ पे अपन इसकी एक्सिस ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सेस हो गई, ये अर्थ की एक्सेस हो गई। ये बस बोला कि कभी अगर ये ऐसा लेटा हुआ तो ऐसी एक्सेस मत बना देना। एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, मतलब कैसा, अगर हमको एक ऐसे खड़ा कर दें, यानी एक ऐसी लाइन कर दें और एक सीधी लाइन करें, तो सीधी लाइन को एक्सेस बोलेंगे क्योंकि वो हमारा ज़्यादा पोर्शन कवर कर रही। क्योंकि अगर हम ऐसे घूमेंगे, ऐसा नहीं है, एक्सेस वो होती है जिसके अलोंग चीज़ घूमती है, लेकिन अगर कोई चीज़ घूम नहीं रही तो उसमें जो ज़्यादा पोर्शन कवर करता है उसको एक्सेस कह देंगे। मार्कर की एक्सेस, अगर मार्कर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो बीच वाली चीज़ को एक्सेस बोल देंगे, लेकिन अगर खड़ा बस है तो इसको एक्सेस बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा पोर्शन कवर कर रही है। ठीक है, और कोई ऐसे से घूम रही कुछ ऐसे जिस चीज़ कैसे नहीं तो उसमें कोई नहीं सेम आएगा, लेकिन अर्थ ऐसे घूम रही है ना, अर्थ ऐसे घूम रही है, सन एक्सेस हो जाएगा। क्या ऐसे आएगी? क्योंकि जहाँ जहाँ घूमती जिसके अलोंग उसको कहते हैं एक्सेस। मान लो एक तुम ले लो लकड़ी, लकड़ी या फिर पतली डंडी, कुछ भी क्या कहते हो उसको, वो जो, अरे सुई, सुई जैसा कुछ भी ले लो, बीच में डालो बॉल और बॉल को घुमाओ, बॉल घूमेगी और सुई के अलोंग घूम रही, मतलब सुई हो गई एक्सेस। ठीक है, अब देखो ये हो गई इसकी एक्सेस। अब बताओ, एक होता है हेड ऑन ओवरलैप, एक होता है साइडवेज ओवरलैप। हेड ऑन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हेड ऑन ओवरलैप से बनती है सिग्मा बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप से बनती है पाई बॉन्ड। ये तो सबको अच्छे से पता है। ये वाला कौन सा ओवरलैप होगा? क्या? ये वाला ओवरलैप कौन सा है? ये वाला ओवरलैप? हाँ, ये हेड ऑन तो हेड ऑन नहीं हो, साइडवेज ओवरलैप है। ठीक है, और ये दोनों अगर ओवरलैप कर जाएं तो हेड ऑन ओवरलैप कहलाया। ठीक है, मतलब जब मान लो O की एक्सेस, इसको मिटा दूं, देखो ये कौन सा ओवरलैप है, हेड ऑन या साइडवेज? हेड ऑन ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैप क्या होता है? देखो बताता हूँ। जल्दी करो नहीं तो VSEPR नहीं हो पाएगी फिर। आज कंप्लीट करेंगे। हाँ 4:30 हो गए। हो गए। ठीक है, तो VBT बस कंप्लीट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR कल करा देंगे। कल तो लंबी लगा। हाँ कल लंबी लगाएंगे तो वो भी करा। हाँ कल कितने बजे से अभी बताते दीदी से पूछ के। 1, 1:30, 2 बजे से लगा छुट्टी 4-5 कल नहीं छुट्टी। हाँ रुको हम देख लेंगे ना कल कितने बजे से लगाने पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल अगर सामने से जुड़े, चलो बात नहीं, 2 p ऑर्बिटल अगर सामने से जुड़े उसको कहेंगे हेड ऑन ओवरलैप। अगर 2 p ऑर्बिटल किनारे से जुड़े, या पॉजिटिव नेगेटिव जो रहा हेड ऑन स्ट्रक्चर वो भी हेड ऑन नहीं करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ठीक है हेड ऑन ही रहेगा, लेकिन बॉन्ड बनती नहीं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। वैसे ये थ्योरी फेल हो गई थी, ऊपर से फिर क्वेश्चन भी ऐसा जिसमें बॉन्डिंग नहीं होती तो आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये होता है साइडवेज ओवरलैप, ये होता है हेड ऑन ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप ऐसा, हेड ऑन ओवरलैप ऐसा। हेड ऑन ज़्यादा मजबूत होता है कि साइडवेज? हेड ऑन ज़्यादा मजबूत होता है, साइडवेज कम मजबूत होता है। दो हाथ को अगर अपन ऐसे करके कर लें तो ये नहीं होंगे दूर, है ना, और दो हाथ को अगर ऐसे करके कुछ भी पकड़े तो दूर आसानी से हो जाएंगे, मतलब हेड ऑन ओवरलैप ज़्यादा मजबूत होता है। अब हेड ऑन ओवरलैप से कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैप से कौन सी बॉन्ड बनती है? पाई बॉन्ड। इतना क्लियर है, 3-4 चीज़ें बता दी। पॉजिटिव नेगेटिव, हेड ऑन से पाई बॉन्ड, हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड,
और साइडवेज से पाई बॉन्ड। देखो ना ये साइडवेज ओवरलैप है। चलो ये देखो, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब हेड ऑन ओवरलैप मतलब ऐसे ओवरलैप करा, ज़्यादा मजबूत होता है। हेड ऑन ओवरलैप से कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप कमजोर होता है। साइडवेज ओवरलैप से कौन सी बॉन्ड बनती है? पाई बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैप में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि साइडवेज ओवरलैप में? बताओ। हेड ऑन में, हेड ऑन ज़्यादा स्टेबल, मतलब हेड ऑन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज। हेड ऑन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज क्यों होती है पता है? देखो, हाँ, तो ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उससे कम एनर्जी रिलीज हुई, जिसके पास कम एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब देखो हेड ऑन ओवरलैप में ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि ये दोनों आपस में ज़्यादा अच्छे से घुस जाते। हाँ, वो तो पाई में, तो पाई में तो पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसमें कम एनर्जी देती है। पाई कम स्ट्रॉन्ग रहता है ना, कम स्ट्रॉन्ग मतलब सिग्मा। सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज। आपने तो बोला जो कम स्ट्रॉन्ग रहता है वो ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, ये कब बोला? उसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है। एनर्जी रहना और एनर्जी रिलीज हो जाना अलग अलग चीज़ है। देखो ना, जिसके पास, जिससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई उसके पास कम एनर्जी बची, और जिससे कम एनर्जी रिलीज हुई उसके पास ज़्यादा एनर्जी बची। हाँ, क्या हो गया? अंदर लक्ष्य। अब देखो हेड ऑन ओवरलैप में ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। किस लिए? इधर देखो, इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। कैसे? मान लो चाहे इन दोनों की ओवरलैप देखो, केवल बता रहे, मिटाते जाएंगे, जल्दी देखना। हेड ऑन ओवरलैप कैसे होगा? ऐसे हो गया हेड ऑन ओवरलैप, अच्छी ओवरलैपिंग हुई, अच्छी ओवरलैपिंग हुई मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज। इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप कराएं तो अच्छे से ओवरलैप हो गया मतलब इसमें हुई ज़्यादा एनर्जी रिलीज। अब इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप होता नहीं, इनका होता क्या? साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप उतने अच्छे से होता नहीं। ठीक है, तो साइडवेज ओवरलैप कैसे होता है? अजीब सा बन रहा, लेकिन साइडवेज ओवरलैप होता है ऐसा। साइडवेज ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती, तो साइडवेज ओवरलैपिंग में होती है कम एनर्जी रिलीज। कम एनर्जी रिलीज मतलब इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है मतलब ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल है मतलब कम स्ट्रॉन्ग है। इसके पास अच्छी ओवरलैपिंग हुई, अच्छी ओवरलैपिंग मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज मतलब ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ऑर्बिटल ओवरलैप। तो अब ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया। अब बताओ एक्सेस अपन ने कैसे बनाई थी जिससे ज़्यादा पार्ट कवर हो? हाँ, लिख लो पहले। एक्सेस अपन ने ऐसे बनाई थी, इसकी एक्सेस ऐसे, इसकी एक्सेस ऐसे ले लो और इसकी भी एक्सेस ऐसे ले लें। तो डायग्राम एक्सेस बनाना जरूरी है। हाँ, एक्सेस बनाना जरूरी है। अगर बनाई, देखो बनाना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट आता है, एक्सेस देखो, ये इसकी एक्सेस है और ये इसकी एक्सेस है। दोनों एक्सेस, मान लो ये दो एक्सेस है, दोनों एक्सेस आके भिड़ गई, दोनों एक्सेस आके भिड़ गई मतलब ये ओवरलैप अलोंग द एक्सेस हो रहा है। अलोंग द एक्सेस मतलब एक्सेस आके भिड़ गई, तो इसको अपन एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। हेड ऑन ओवरलैप को एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं, जरूरी है, लिखो। हेड ऑन ओवरलैप को एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। एक्सियल ओवरलैप से बनती है सिग्मा बॉन्ड।
इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कुछ चैप्टर तो एनसीईआरटी से पढ़ने ही पढ़ने हैं। हम तो कह रहे फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के सारे चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना। एक्सियल ओवरलैप मतलब अलोंग द एक्सिस ओवरलैप हो रहा है। अलोंग द एक्सिस मतलब ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैप हो रहा है। और अगर एक एक्सिस ऐसी होती, एक एक्सिस ऐसी होती, ऐसा ओवरलैप होता, मतलब पैरेलल टू एक्सिस ओवरलैप हो रहा है। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल टू एक्सिस ओवरलैप है। पैरेलल टू एक्सिस ओवरलैप किस में होता है? साइडवेज ओवरलैप में। अलोंग द एक्सिस ओवरलैप होता है हेड ऑन में, इसलिए हेड ऑन ओवरलैप को अपन एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। एक्सियल ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आ गया समझ में सबको? साइडवेज ओवरलैप होता है, साइडवेज ओवरलैप क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। साइडवेज ओवरलैप कमजोर होता है, ये अपन को पता है। साइडवेज ओवरलैप पैरेलल टू एक्सिस होता है। अब देखो इसका मान लो ये जो भी एक ऑर्बिटल है, इसका जो न्यूक्लियस है बिल्कुल यहाँ बीच में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा, यानी ये तो नोड है, लेकिन नोड के अंदर बताया था ना कि ये फिर एस रहता है, लेकिन न्यूक्लियस तो बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा। तो कहते हैं कि जो साइडवेज ओवरलैप होता है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होता है। देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस क्या होता है? देखो इसका न्यूक्लियस होगा बीच में, इसका भी न्यूक्लियस होगा बीच में। अगर दोनों न्यूक्लियस को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे तो कैसी बनेगी? ऐसी लाइन बनेगी। देखो 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 इधर, दोनों न्यूक्लियस को जोड़ते हुए एक लाइन बनाया तो ऐसी लाइन बनी। तो जो साइडवेज ओवरलैप होता है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होता है। तो पैरेलल टू ऑर्बिटल एक्सिस और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैप किसको कहते हैं? हेड ऑन ओवरलैप को, क्योंकि वो अलोंग द एटॉमिक या फिर अलोंग द ऑर्बिटल एक्सिस होता है। इसको कहते हैं, पाई बॉन्ड वाले को साइडवेज ओवरलैप कहते हैं। ये होता है पैरेलल टू ऑर्बिटल एक्सिस और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लेकिन इसका अलग से कोई नाम नहीं। जैसे इसका नाम एक्सियल ओवरलैप है, इसका अलग से कोई नाम नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? साइडवेज ओवरलैप का देखा है। हाँ, पैरेलल टू ऑर्बिटल एक्सिस मतलब ये एक ऑर्बिटल एक्सिस, ये दो ऑर्बिटल एक्सिस, दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पैरेलल हैं तो ओवरलैप पैरेलल होता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब दो न्यूक्लियर के बीच में एक लाइन खींच देंगे, उसको कहेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है साइडवेज ओवरलैप। कभी भी क्वेश्चन आए एक्सियल ओवरलैप कौन सा होता है तो बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैप। क्या बनती है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा ओवरलैप है जो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है? अपन बोलेंगे साइडवेज ओवरलैप। एक चीज और देखो इसमें जल्दी से, ओवरलैप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इतना ही था। अब देखो ओवरलैप कॉन्सेप्ट से ये बताया गया कि बॉन्ड बनती हैं। किसके लिए वैलिड था? लोग ने क्या सोच के दिया था? सबसे पहले ये देखो, एक कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम बोलो जो कि होमोन्यूक्लियर हो। डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल बताओ। देखो डाइएटॉमिक मतलब उसमें दो एटम हो, ठीक है, दो एटम हो। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम एक जैसे हो। तो डाइएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें दो एटम होते हैं, दोनों एटम एक जैसे होते हैं। H2 O2 और F2, ठीक है। ये तीन का अपन मॉलिक्यूल बना के देखते हैं कैसा बनता है। किससे? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से। H2 में एक s ऑर्बिटल रहता है 1s, एक और s ऑर्बिटल रहता है 1s। दोनों का ओवरलैप हो जाए, 2s तो रहता ही नहीं, दोनों 1s का ओवरलैप हो जाएगा। क्या बन जाएगी? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैप। ये चीज ठीक है।
तो H2 में ओवरलैप कॉन्सेप्ट वैलिड हो गया। O2 देखो, O2 में क्या रहता है, O2 का बनाते हैं तो इसमें रहते हैं 1s1, 1s2, 2s2 और 2p4, 4 5 6 7 8, ठीक है, ये रहता है। अब इसमें देखो अपन इसका वो बनाते हैं, सबसे पहले देखो 2p4 होगा ना, इसका अपन डायग्राम बनाते हैं जरा, केवल वैलेंस शेल बनाएंगे, ठीक है। 1s को हटा दे रहे, 2s, एक 2s यहाँ पे बना दिया अपन ने, ठीक है, 1s इसके अंदर होगा, अपन ने नहीं बनाया, केवल वैलेंस शेल, ये बन गया 2s। अब उसके बाद 2p4 है, मतलब p के 3 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, तो एक ऑर्बिटल अपन ने ऐसा बनाया, एक ऑर्बिटल ऐसा बनाया, एक ऑर्बिटल ऐसा z एक्सिस में बना दिए, z एक्सिस या फिर बुक में लिखा y एक्सिस, ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल बना दिए। अब इधर पे भी सेम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सेम डायग्राम बना दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड बनती है O2 में, कैसे बनेगी, तो देखो सबसे पहले ये P है, इसको लेंगे PX, इसको लेंगे PY, PZ, PZ, PY, PX। अब हमने बोला था हेड ऑन ओवरलैप क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें अगर डबल बॉन्ड बनती है तो एक सिग्मा और एक पाई होगी, तो सबसे पहले इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप करा। अच्छा, सबसे पहले एटम भर देते हैं, एटम किसमें कितने हैं, इसमें 2s में 2 एटम है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन